हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी पॉलिटी का 7th चैप्टर कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज हमारा 4 फरवरी का जो टारगेट है वो 7th की एनसीईआरटी है। ठीक है, सॉरी 6th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटी का 7th चैप्टर है। ठीक है, तो और मैंने डेली टारगेट आपको यूट्यूब पर शेयर कर दिया है एंड टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डेली टारगेट शेयर किया है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने DSSB का रोड मैप बना के डाल दिया है, और अब हम जल्दी ही BPSC का रोड मैप एंड सीटेट कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करें इनका भी वीडियो डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना 7th चैप्टर। ये है हमारा 7th चैप्टर। पहले हमने पढ़ी है पहले हमने पढ़ा था गांव का प्रशासन, फिर हमने पढ़ा नगर का प्रशासन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग आजीविका चलाते हैं अपनी। ठीक है, ऊपर दी गई तस्वीर को में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। मतलब जो इस तस्वीर में जो जो दिख रहा है उस काम की चीज़ के बारे में कहा गया है वर्णन करने का। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। कलपट्टू गांव, किस गांव के बारे में बात हो रही है? कलपट्टू गांव के बारे में। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। कहाँ पर है ये गांव? तमिलनाडु में हो। कहाँ, किसके पास है? समुद्र तट पर। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं। जैसे क्या क्या होता है? टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वहाँ बाजार की तरह दिखती है। जो मेन गली है ना वो बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई दुकानें, छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़ा की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की हैं। 4 दुकानें चाय की हैं और जहां टिफिन भी मिलता है। ठीक है, जहां क्या मिलता है? टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बौड़ा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचाई जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है। कहाँ पर? कलपट्टू गांव में। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, कौन है? तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। किसकी ज़मीन पर? रामलिंगम की। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। जो रामलिंगम है उसके पास 20 एकड़ धान की खेती है। शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। 8:30 से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करूथम्मा काम की निगरानी करती है। जो रामलिंगम की पत्नी है करूथम्मा, वो काम की निगरानी
करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जहां कुछ मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये चार्ट है कब क्या होता है। ठीक है, धान की बुवाई में कब क्या होता है। जून से जुलाई में बीड़ा बनाना, और जुलाई अगस्त में रोपाई होती है। सितंबर अक्टूबर के बीच में निराई होती है, और नवंबर दिसंबर के बीच में कटाई होती है। ठीक है, ये है उनका पूरा चार्ट। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था, और उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। ये अगर तुलसी के पास खेती जमीन होती, ये क्वेश्चन किए गए हैं क्लास में, बच्चों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गरीब परिवार के लिए वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में वह दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। अब शेखर से बातचीत करने पर, हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। जो शेखर है उसके पास कितनी है? 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। ठीक है, उधार चुकाने के लिए वह जो उसे धन देता है उसे ही वो अपना सामान दे देते हैं। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा था कि जिन किसानों ने उधार लिया है उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेतों से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो जाता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चलता है। जो उसके पास धान बचता है वो सिर्फ 8 महीने तक चलता है, पूरे साल नहीं चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा
मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं अक्सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो पैसा कर्ज लेता है अक्सर। ये पैसा बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसान ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, जो कर्ज लेते रहते हैं, फिर उन्हें जो फसल हुआ उसे भी उनके यहाँ ही बेचना पड़ता है कम दामों में, तो इससे वह धीरे धीरे कर्ज के तले दब जाते हैं और वो ज़्यादा कर्ज होने पर आत्महत्या भी जैसी चीज़ें हमारे सामने आते हैं। रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान। चावल की मिल है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंकों से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रामलिंगम के पास कितनी 20 एकड़ ज़मीन है। एक हिस्से में रोपी गई धान की फसल है और तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह कैसे खेतिहर मजदूर भी थे और शेखर की तरह छोटे किसान थे। खेतिहर मजदूर मतलब जिनकी खेती नहीं होती है, वह दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। ये लाइन को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं, मतलब उनके पास खेती नहीं है। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। कितने परसेंट? 80%। और 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं। दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। कहाँ पर? मध्य भारत में खेती और जंगल दोनों। महुआ बीनना, क्या क्या काम होता है? महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना, इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसा काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हैं। समुद्र तट में जो इलाके हैं वो गांव क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। कहाँ पे? कलपट्टू के पास ही कौन सा गांव है? पुदुपेट, उस गांव में रहता है। ये पढ़ेंगे पहले। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। नागालैंड में कैसी खेती होती है? सीढ़ी नुमा। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। क्या है? चिजामी। यह है नागालैंड के फेक जिले में। कहाँ है चिजामी? नागालैंड के फेक जिले में। ध्यान रखेंगे इस बात का। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। किस संघ के?
चखे संग। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है, तो नागालैंड में होती है। अगर आएगा चिजामी में तो चिजामी में, और चिजामी कहाँ है, फेक जिले में है। और यहाँ पे कौन सा समुदाय रहता है, चखे संघ समुदाय रहता है। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करके जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, अरुणा और पारिवेलन। आप कह रहे होंगे इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कई हैं। जब आप क्वेश्चन टैकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ग्रामीण प्रशासन के बारे में समझाया जा रहा है, गांव में कैसे कैसे लोग आजीविका चलाते हैं। ठीक है, पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल यानी कि क्या, कैटामरैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैटामरैन क्या है, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। ठीक है, क्या है, सबमरीन से याद रखेंगे, कैटामरैन, मरीन, ये क्या है, छोटी नाव है, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है कैटामरैन, ध्यान रखेंगे। की पंक्तियां दिखाई दी हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे, ये देखो दिख रहा है गाइस, हाँ, सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गैमागमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गईं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलामी कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलता है वह 4 भागों में बांटा जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछलियां पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव, जाल वगैरह होते हैं। ठीक है, चूंकि जाल, कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है। ठीक है, एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदती हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण लोग कितनी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बोवाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्राकृतिक पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग
लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटी का 7th चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, इसमें कैटामरन का एक शब्द दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि नियमित मजदूरी और अनियमित मजदूरी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा 8। ठीक है।